अनवर आज़ीम की कहानी 7 मंजिला भूत। हमारा 7 मंजिला मकान बहुत पुराना है। पास पड़ोस के लोगों ने इस मकान का नाम भूत रख दिया है। अबे लौंडे दौड़ के जाइयो, भूत के होटल से कबाब ले आइयो, 3 गर्मा गर्म, आस पास के लोग पुकारते हैं। रातों को नानियाँ दादियाँ बच्चों को इसी भूत से डराकर सुलाती हैं। जब शाम को खिड़कियाँ रोशन हो जाती हैं तो यह मकान इस चौराहे पर भिखारी की तरह खड़ा नजर आता है। भिखारी जिसके अनगिनत आँखें हैं, ये आँखें खुली भी रहती हैं तो रोशनी के बावजूद बेनूर मालूम होती हैं। खिड़कियों पर मकड़े के जाले झड़ती हुई पलकों की तरह लरसते रहते हैं। सामने की खामोश झील में उसका अक्स धुलकर न जाने क्यों निखर जाता है। कभी कभी जब हवा ज़रा सनकने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे मकान में जान पड़ गई है और उसके चेहरे से अंदरूनी जज्बात फूट रहे हैं। शाम को जब सूरज दहक उठता है और हवा की सरसराहट में उदासी सुलगने लगती है तो पानी में लरसते हुए चेहरे से खून रिसने लगता है। इस झील में न कश्ती चलती है और न उसके किनारे रूमानी जोड़े टहलते हैं। यहाँ धोबी कपड़े धोते हैं, औरतें बर्तन मांजती हैं और पोतड़े कंघालती हैं। एक तरफ भैंसें नहलाई जाती हैं और दूसरी तरफ दिन के थके हारे लोग स्नान करते हैं और एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ देते हैं। कभी कभी क़हक़हे भी सुनाई देते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है। सूरज डूबने के बाद तो ये ढीले और भी कम बरसते हैं। एक बार रात को मेरे दफ्तर का एक साथी भुन्नाया हुआ आया। मैंने उसके 25 रुपये नहीं लौटाए थे, इसलिए वो मुझे जलील करके अपने पैसे वसूल करना चाहता था। उस मकान के लोगों में मेरी बड़ी साख है। मैं बहुत घबराया। मैंने झट उसका बाजू पकड़ा और उसे लेकर झील की तरफ चल दिया। कितनी खूबसूरत झील है, मैंने उसका ध्यान बटाने को कहा। ये झील है? उसने गुर्रा कर पूछा और चांदनी में सांस लेते हुए मकान के धुंधले अक्स पर थूक दिया। ये काला जूहड़ है और तुम इसको झील कहते हो? उसने झील की तरफ से मुंह फेर लिया, लेकिन उसके बाद मुझसे पैसे ना मांगे। मैं उसे अपनी खूबसूरत झील का ही जादू समझता हूँ, जिसके ऊपर सर्द चांद बादलों से आंख मिचोली खेल रहा था। हाँ, हमारी झील बड़ी जानलेवा है। उस पर काली काई जमी हुई है तो क्या हुआ? जब बतखें काई की मोटी चादर को चीरती हुई तैरती हैं और औंधते हुए दरख्तों में आग लग जाती है, जब धोबियों की छुआछूं खत्म हो जाती है, जब दबे पांव शाम उतरती है और हर चीज़ को धुंधला और पुरअसरार बना देती है, तो झील डबडबाई हुई आँख की तरह चमक उठती है। उसके दिल में आग सी लग जाती है जो दिखाई नहीं देती, मगर उसकी आँच इंसान के दिल तक पहुँचती है। यही आंसुओं जैसी गर्मी हमारी झील को इतना हसीन बनाती है। हमारा मकान एक गंदे टीले पर खड़ा है, इसलिए जितना ऊंचा है उससे ज़्यादा ऊंचा दिखाई देता है। एक बड़े से गलियारे से गुजरकर अंधेरे कुएं में टटोलने से जीने की दीवार पर हाथ पड़ता है, जो इंसान की ज़िंदगी की तरह चकराते हुए ऊपर जाता है। फ़र्क इतना है कि इंसान की ज़िंदगी चकराती हुई ऊपर नहीं जाती, बल्कि नीचे गिरती है, जैसे ख़ज़ां का सूखा पत्ता। जब ख़ज़ां का पत्ता ज़मीन पर गिरता है तो हवा का नगमा सुनाई देता है, लेकिन जब मैं अपने अंधेरे मकान के उखड़ खाबड़ जीने पर चढ़ता हूँ तो मुझे कोई नगमा सुनाई नहीं देता। अपनी मुतलातिम सांस ज़रूर सुनाई देती है, हालांकि ये तलातुम नहीं है। तलातुम हो तो जाने क्या से क्या हो जाए। 20 साल से मैं इसी जीने पर चढ़ रहा हूँ और उतर रहा हूँ। कैसी अंधेरी रोशनी है, कैसा रोशन अंधेरा है उस भूत के दिल में, ये कुछ मैं जानता हूँ और मेरा दिल। मैं कभी जेल नहीं गया हूँ, एक बार जाते जाते बचा हूँ। क्यों और कैसे, ये ख्याल आते ही मेरी रगों में खून जम जाता है। कभी कभी डाकुओं, चोरों और कातिलों के जेल में ठूंसे जाने का हाल अखबारों में पढ़ता हूँ। मेरी आंखों में जेल की इमारत उभरती है। संगमरमर की ढली हुई सुडौल सजिल इमारत, चारों तरफ फूलों की क्यारियां हैं। रात की रानी महक रही है। सर्व के पेड़ दरबारियों की तरह दम बखुद खड़े हैं। चांद धुले हुए नील गगन में चमक रहा है और दूर से आवाज़ आ रही है, झनझन झनझन। जंजीर बज रही है, बाहर आ रही है। और फिर ये सब कुछ मिट जाता है और उस भूत के पेट का अंधेरा होता है और मैं। ऐ जेल, ऐ चांद, तू कितना हसीन है। क्या मैं कभी तेरी आगोश में पनाह नहीं ले सकता? मेरी लरसती हुई रूह पूछती है। कहीं से आवाज़ आती है, हिम्मत है तो कत्ल करो, डाका डालो,
किसी हसीना को फूल की तरह मसल डालो, और ये सब न हो सके तो ज़माने को बदल डालने के ख्वाब देखो, फिर तुम होंगे और मेरी बुझी हुई ठंडी आगोश, आओ आओ। मैं सहम जाता हूँ और अपने ख़याल से, अपने वजूद से डरने लगता हूँ और अपने पुराने कंबल में मुंह लपेट कर सो जाता हूँ, जिसमें हज़ारों महरूमियों और रिश्ती हुई बेख्वाब रातों की खुशबू बसी हुई है। नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, न मरमरी इमारत, न रात की रानी, न चाँद। मैं यहीं खुश हूँ, यहीं जहाँ मेरी ज़िंदगी के 20 साल दफन हैं। 20 साल से मैं एक ही किस्म के चेहरे देख रहा हूँ, एक ही किस्म की बातें सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जब से मुझे बैंक की नौकरी मिली और मैं इस घोंसले में रहने लगा, यहाँ कोई तब्दीली नहीं हुई है, ज़रा भी नहीं। लोग पैदा भी हुए और मरे भी, कुछ चले भी गए, कुछ आए भी, लेकिन न जाने क्या बात है कि यहाँ रहते रहते नए लोगों के चेहरे भी पुराने लोगों की तरह हो जाते हैं। मकान में रहने वाले लोगों में दरो दीवार के उखड़ते हुए प्लास्टर का अंदर ही अंदर बल खाते हुए धुएं का, मैले कुचैले पोतड़ों, जंग आलूद तारों पर बदरूहों की तरह फड़फड़ाते हुए गीले कपड़ों की बू का, दवाओं की लुढ़कती हुई खाली शीशियों का, पुराने जूतों को कुतरते हुए चूहों और कागज़ों में सरसराती हुई छछूंदरों का, नागाहां सुरों पर गिरती हुई राख और कूड़े और सड़ी हुई दाल का इंसान की शख्सियत पर क्यों यकसा असर न पड़े। आखिर कहते हैं ना कि इंसान एक ऐसा जानवर है जिसकी नशोनुमा पर माहौल का असर पड़ता है, यानी माहौल एक सांचा है और इंसान ईंट। मैं भी उसी सांचे में ढलकर ईंट बन गया हूँ। ये बात बड़ी अजीब मालूम होती है, लेकिन है सच। खुदा की कसम, सच से ज़्यादा अजीब और क्या चीज़ हो सकती है। मेरा कमरा छोटा है तो क्या हुआ, मैं तो अकेला रहता हूँ, लेकिन ये जो पड़ोस के कमरे हैं और जिनके दरवाज़ों पर इस शान से टाट के मटियाले पर्दे पड़े हुए हैं, इनमें पूरा पूरा ख़ानदान रहता है। क्या जाड़ा, क्या गर्मी, क्या बरसात, वो इसी शान से चैन की बंसुरी बजाते हैं। उनके मुकाबले में तो मैं नवाब से कम नहीं। ये झलंग चारपाई मेरी शरीक हयात है, लेकिन ऐसी कोई बिला शरकत गैरे भी नहीं, खटमल भरे हुए हैं। लेकिन मुझे ज़िंदगी ने तस्लीम व रज़ा को जो सबक पढ़ाया है, उससे बड़ा फ़ायदा है। मैं अपने बैंक में भी खटमलों के साथ अच्छी तरह निभाता चला आ रहा हूँ, और अपने कमरों में भी। मुझे तो गज़ब की नींद आती है, बादल की तरह टूटकर। साले बादशाह को भी इस शान की नींद काहे को कभी आती होगी। जाड़े की ठिठरी हुई रात है, आधा चांद शीशम के दरख्तों के ऊपर बुझ रहा है। झील में तरह तरह के बिल्लौरे साए एक दूसरे में जज्ब हो रहे हैं, झींगर बोल रहे हैं, और हवा अपने परों पर किसी दुखे हुए दिल का अधूरा गीत लिए फिर रही है। जब कभी ऐसा होता है तो न जाने क्यों मुझे महसूस होता है कि मैं ईंट नहीं हूँ, पत्थर नहीं हूँ, और कोई चीज़ मेरे सीने में टूट रही है। तब मैं बेचैन हो जाता हूँ और खिड़की से बाहर देखता हूँ। मेरी आंखें उसी मकान की स्याह दीवारों से टकराती हैं। पड़ोस के कमरे में कोई बच्चा रोता है, बाप गरजता है, और एक औरत की सिसकियों की आवाज़ आती है। कहाँ से लाऊं डॉक्टर? अगर ऐसा ही है तो जा मुँह काला कर। फिर सिसकियों की आवाज़ आती है, और न जाने क्यों किसी की कलाइयों की चूड़ियाँ टूट जाती हैं। मैं चांद की तलाश में हूँ जो दिखाई नहीं देता। मेरी आंखें झील के झिलमिलाते पानी को ढूंढ रही हैं, लेकिन दीवारें कुछ देखने नहीं देती। मेरा दिल है कि डूबा जा रहा है। किसी कमरे के किवाड़ चरचरा रहे हैं, किसी के कदमों की आहट मेरे कमरे के सामने से गुजर रही है। आज भी वही हुआ, हमेशा यही होता आया है। आहटें कभी मेरे दरवाजे के सामने नहीं रुकती, बस गुजर जाती हैं, हवा की तरह, जो न जाने कहाँ जा रही है, जो न जाने किस दरख्त की शाखों से खेल रही है। मुझे वो दिन खूब याद है जब मैंने पहली बार इस मकान में कदम रखा था। मैं नकली ऊन की भूरी पतलून पहने हुए था, जो मैंने कर्ज लेकर बैंक की नौकरी के लिए सिलवाई थी। मैं उस वक्त 85 रुपये पर बहाल हुआ था। जब मैं बहुत दुबला पतला था, लोग मुझे पहली नज़र में दक का मरीज समझते थे। रंग भी तो मेरा जर्द था, बाल बहुत घने थे, बिल्कुल सियाह, और ना जाने क्यों हमेशा भीगे भीगे से रहते थे। हालांकि नहाने के मामले में बड़ा काहिल था मैं। मेरी पतलून नई थी और मुझसे भी ज़्यादा पतली दुबली, इसलिए चलता था तो लगता था कोई रानों में चुटकियां भर रहा है। जैसे ही मैंने ये दरवाज़ा खोला, बड़े ज़ोर का भपका आया, लेकिन मेरे दिल में इतना जोश, इतनी उम्मीद,
इतनी खुशी थी कि मैं रोशनी की किरण की तरह अंधेरे कमरे में दौड़ता चला गया। मैंने पिछवाड़े की खिड़की खोली। सुरमई रंग की बहुत सी दीवारें आंखों से टकराईं। उस तरफ जो मकान था उसके सहन में एक गाय बंधी हुई थी। उसने मुझे देखते ही बड़ी मोहब्बत से आंख मारी और दुम हिलाई। खुशी से मेरा दिल बल्लियों उछल गया। मैंने खिड़की से सर बाहर निकाला कि उसका शुक्रिया अदा करूं। अभी मेरी मुस्कुराहट होठों के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैली भी नहीं थी कि कोई चीज़ धम से मेरे सर पर गिरी और बिखर के रह गई। साथ ही मेरी नज़र में, मेरे दिमाग में जितनी चीज़ें थीं वो भी बिखर गईं। सबसे पहले मैंने नाक पर उंगली फेरी। ऐनक गायब थी। मैंने आंसू पोंछे और नीचे झांक कर देखा। गोभियों की क्यारी के किनारे कूड़े करकट का बहुत बड़ा ढेर था। यकाएक फिर कोई चीज़ झंझनाती हुई आई और सर पर गिरी। ये कहकहा था। मैंने ज़मीन से नज़र उठाई और पलटकर ऊपर देखा। करमकल्ले की तरह एक बड़ा सा गोल चेहरा 7वीं मंजिल की काली खिड़की से झांकता दिखाई दिया। करमकल्ले का मुंह खुला। उल्लू की दुम तू सर क्यों निकालता है सिग्नल की तरह? क्या ये तेरी माँ का झरोखा है? मैंने आंखें बंद कर लीं और सर अंदर। एक और कहकहा फट पड़ा। न जाने भैंस का अंडा खाने वाले मुर्गे इसी डब्बे में मरने क्यों आ जाते हैं। मेरी आंखें अब भी बंद थीं और दांतों में राख फंस रही थी। कौन है? एक सहमी हुई आवाज़, हवा की तरह गुनगुनाती हुई आवाज़ आई और मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिल पर ठंडी शबनम की एक बूंद टपक गई। हे होता कौन? होगा कोई मुर्दार नया किरायादार। अम्मा ऐसी वैसी बात क्यों कहो किसी भले आदमी को। फिर शहद की एक बूंद मेरे दिल पर टपकी। होगा कहीं का भला आदमी। दुनिया जहान के सारे चोर उचक्के यहीं आकर मरते हैं। बड़ा आया कहीं का भला आदमी। भला आदमी होता तो यूं कूड़े के नीचे अपना सर देता। बड़ा आया कहीं का भला आदमी। 7वीं मंजिल की खिड़की जोर से बंद हुई और आवाज़ कट गई। 20 साल हो गए। आज भी जब मैं बैंक से आता हूँ और अपनी चारपाई पर लेटता हूँ और थकन से आंखें बंद कर लेता हूँ तो ये आवाज़ें गूंजने लगती हैं। 20 साल से ये आवाज़ें यहाँ बंद हैं। करमकल्ले जैसे चेहरे की गाली और किसी लड़की का घबराया हुआ सवाल, कौन है? न जाने क्यों जब ये सवाल गूंजता है तो कमरे में उजाला हो जाता है। आंखें बंद हैं लेकिन मैं देख सकता हूँ। मैं उन थरथराती हुई आवाज़ों को देख सकता हूँ। उनका रंग चांदी जैसा है। ये आवाज़ें हैं या परिंदे नन्हे नन्हे पर हवा में थरथरा रहे हैं और मुझे उड़ाए लिए जा रहे हैं। न यहाँ कोई छत है, न दीवारें, न टिमटिमाता हुआ बेजान बल्ब, न उखड़ते हुए प्लास्टर और सीलन की बू, न आंधी चमगादड़ों के परों की फड़फड़ाहट, न तील चट्टों की सरसराहट, न झींगरों की टर्टर, न तामचीन की मबरूस प्लेटें, न स्टोव की कालिक। यहाँ कुछ भी नहीं है। नीला आसमान है, 14वीं का चांद है और आवाज़ें हैं जिनके परों पर मैं उड़ रहा हूँ। आसमान कितना करीब है, ज़मीन कितनी दूर है। जब आसमान इतना करीब आ जाता है और ज़मीन इतनी दूर हो जाती है तो न जाने क्यों नशात की शिद्दत से दम घुटने लगता है और मैं टूटे हुए तारे की तरह ज़मीन पर आ जाता हूँ। कमरे की मनहूस दीवारें मुझे घेर लेती हैं और बल्ब की जर्द रोशनी में भी अंधेरा चारों तरफ से मुझे दबाने लगता है। कोई निडर तिलचट्टा मेरे पैरों पर सरसराता है। कोने में चूहे दौड़ते हैं और पेट में भी, लेकिन मैं पड़ा रहता हूँ क्योंकि कोई मेरे कानों में कहता है, लो तुम अब बुझे कि तब बुझे। मैं वो चराग हूँ जो कभी जला ही नहीं। मैं हंसता हूँ, भाई इस जग के खेल न्यारे हैं। यहाँ वो चराग भी बुझ जाते हैं जो कभी जले ही नहीं। ये आवाज़ दूर से आती है और मुझे अपनी तरफ पुकारती है और तब मुझे लगता है कि यही आवाज़ अज़ल भी है और अबद भी। मैं इसी आवाज़ में शुरू होता हूँ और इसी आवाज़ में ख़त्म हो जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ, साफ देखता हूँ, यह आवाज़ नहीं, जंगल है और मैं उसकी आगोश में छुपे हुए स्याह दलदल में डूब रहा हूँ। जब डूब ही रहा हूँ तो ऐसे में नीचे कौन जाए। भूत के होटल में जहाँ टेढ़ी मेढ़ी लोहे की मेज़ों पर झुके हुए पसीने में शराबोर लोग पालक का साग और तंदूरी रोटियां उड़ा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो खा नहीं रहे हैं, सिर्फ बीड़ी पी रहे हैं, लेकिन वो भूखी आंखों से खाने वालों को देख रहे हैं और उनके मुंह से राल टपक रही है। मेरे मुंह से कभी राल नहीं टपकती। मैं अपने कमरे में पड़ा पड़ा ये सारा तमाशा देख रहा हूँ। 20 साल से देख रहा हूँ। मेरे कमरे में कोई आईना नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं बैंक का ऐसा क्लर्क हूँ जो अपनी सूरत देखने को आईना भी नहीं खरीद सकता। ऐसा भी नहीं है कि
अपनी बूढ़ी माँ और बेवा बहन और उसके बच्चों के लिए रुपया भेजने के बाद एक आईना खरीदने भर पैसे बचते ही नहीं जेब में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चाहूँ तो एक वक्त का खाना ना खाऊं और एक दो आईने खरीद लाऊं। आईना नहीं है तो क्या हुआ, मैं जानता हूँ अब मैं वो दुबला पतला छरेरा नौजवान नहीं रहा हूँ जो 20 साल पहले था, जब मैंने पहली बार इस 7 मंजिला मकान में कदम रखा था। अब मेरा चेहरा गोल हो गया है। जब बैंक में लोगों की नज़र बचाकर साहब के आईने में देखता हूँ तो मुझे अपनी मोछें ज़रूरत से ज़्यादा घनी मालूम होती हैं। मेरी नाक कितनी मोटी हो गई है और थोड़ी कैसी दोहरी हो रही है। मुझे अपने चेहरे पर अजीब सी घिनौनी जर्दी नज़र आती है, बिल्कुल छिपकली के पेट वाली। मेरा जी मतलाने लगता है, लेकिन साहब की सुरमई फ्लैट हेड पर नज़र पड़ते ही जी संभल जाता है। हेड जो बैंक के बड़े आईने के ऊपर हिरन के सींग पर पड़ी रहती है, और न जाने क्यों ये देखकर मेरे दिल में खुशी का एक बुलबुला उभरता है जो फौरन टूट जाता है। मेरी निगाहें तेज़ी से गंजे होते हुए चमकदार सर पर फिसल जाती हैं। फिर उसी आईने में बहुत से दूसरे चेहरे उभरते हैं। ये चेहरे जूनियर भी हैं और सीनियर भी, लेकिन इन सब के होंठ मुड़े हुए हैं जैसे मुंह चिढ़ा रहे हों। उस वक्त मुझ पर घड़ों पानी पड़ जाता है और मैं लड़खड़ाता हुआ अपने काउंटर पर जा बैठता हूँ। मैं ये सोचकर पानी पानी हो जाता हूँ कि मैं 20 बरस में इतना बदल गया हूँ। अब मुझ में अजीब सा गुलगुलापन पैदा हो गया है, जैसे उबली हुई ठंडी भिंडी। एक अदद छोटी सी तोंद भी निकल आई है। मुझे इसका बहुत गम है कि अब वो नकली ऊनी पतलून नहीं पहन सकता जिसके घुटनों पर पेवंद लगे हुए हैं। हर चीज़ ठहरी हुई है। मैं रुका हुआ हूँ, लेकिन हुलिया बदल गया है। ये क्या है? यहाँ रहने वाले सभी एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे नहीं हैं। सभी उस मकान की तरह 7 मंजिला हैं और पर पुरपेच भी, अंदर से भी बाहर से भी। उन सब पर काई और फफूंद जमी हुई है। उनका प्लास्टर उखड़ रहा है और उनकी ज़िंदगी में दरारें पड़ गई हैं। अब वो औरत जो 7वीं मंजिल पर रहती है बुरी औरत नहीं है। उसका चेहरा सेठे करम कल्ले जैसा है। तो क्या हुआ, ईद आई तो उसी ने सबसे पहले मेरे अंधेरे कमरे में सेवइयाँ भिजवाई, पान और इलायचियाँ भिजवाई। उसका शौहर मुर्गियाँ और अंडे बेचता है, कुबड़ा और चेचक रूह है। लोग कहते हैं उसका दिल बड़ा गनी है। मुझे लगता है कि उसकी रूह भी कुबड़ी है और उसके दिल में चेचक सितारों की तरह चिटकी हुई है। मुझसे नफरत करता है। मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। बिगाड़ भी क्या सकता हूँ उस मुर्गी वाले का। कुबड़ा बिल्कुल लोहे के पुतले की तरह चलता है, पैर पटक पटक कर जाने क्या क्या बड़बड़ाता हुआ। जब कभी मुठभेड़ होती है तो मुझे देखकर उसका करेला मुंह और भी करेला हो जाता है। मैं उसकी हर ज्यादती को माफ़ कर सकता हूँ, मगर जब वो मुझे देखकर ज़ोर से खांसता और थूकता है तो मेरे कान जल उठते हैं। सिर्फ उस वक्त मुझे यकीन होता है कि मैं लकड़ी का सड़ा हुआ कुंदा नहीं हूँ जो सदियों से वादी की आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई नदी में बह रहा हो। ये रात कितनी खूबसूरत है। जो चीज़ खूबसूरत होती है उतनी ख़तरनाक क्यों मालूम होती है। चांदनी धूप की तरह खरी नहीं होती। लो देख लो, इस वक्त खिड़की से क्या कुछ नज़र आ रहा है। कुछ धुंधले धुंधले साए, कुछ मुबहम सी लहराती हुई बेलें, कुछ मकानों की छतों पर धूप छाँव का गुबार सा उड़ता हुआ, दरख्त एक दूसरे से सरगोशी करते हुए और झील जैसे ज़ेरे लब गुनगुना रही हो। दिन के वक्त तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं रात से डरता हूँ। लो, फिर मैं वो आवाज़ सुन रहा हूँ। कौन है? कोई पूछ रहा है। न जाने क्यों जब मैं ये आवाज़ सुनता हूँ तो लगता है कि पहाड़ी झरने में बहा जा रहा हूँ। फिर लगता है मैं खुद नूर का झरना हूँ और बड़ी ऊंचाई से सियाह चट्टानों पर गिर रहा हूँ और दुधिया मोतियों की तरह बिखर रहा हूँ। कोई दबे पांव आ रहा है और मेरे तार जैसे सख्त बालों में उंगलियों से कंघा कर रहा है। कौन है? अब मैं क्या बताऊँ मैं कौन हूँ? ये तो मैं भी नहीं जानता। सच्ची बात तो ये है कि मैं कोई नहीं हूँ। फिर होता तो ज़रूर होता, मगर अब जो नहीं हूँ तो कैसे कहूँ कि हूँ, और जो नहीं हूँ तो फिर दिल से नूर का चश्मा कैसे फूट रहा है। लेकिन ये दिल है क्या चीज़? मैं दिल हूँ या दिल में हूँ? मेरा मतलब है मैं दिल में हूँ या दिल मुझ में है? नहीं, यूँ नहीं। अब मेरे दिमाग में कच्चा धागा सा क्या उलझ रहा है। ये रगें हैं या चांदी के तार?
चूहिया मेरे तलवे को गुदगुदा रही है और मैं उलझ रहा हूँ। कोई गुदगुदाए तो कहते हैं हंसी आती है, मुझे तो नहीं आती। फिर आवाज़ आ रही है, कौन है? अब मैं इसका क्या जवाब दूँ? चांदनी की एक बिल्लौरी और शफ़ाफ काश मेरे कमरे के मैले फर्श पर गिर पड़ी है। कमरे में आई हुई चांदनी को कौन लौटाता है? लेकिन मैं आंखें तो मूंद सकता हूँ। लो, ये भी नहीं होता मुझसे। और चांदनी मेरी आंखों में दिल में कांटे की तरह खटक रही है और मुझसे कह रही है, तुम कितने अकेले हो। कह रही है और हंस रही है। और जब चांदनी हंसती है तो न जाने क्यों मैं और अकेला हो जाता हूँ। अब ये चूहिया जाने कब तक गुदगुदाए जाएगी मुझे। आज मैं रोटी लाना जो भूल गया तो वो गरीब करे क्या। जब रोटी नहीं कुतरेगी तो गुदगुदाएगी ज़रूर। तेलचट्टे भी सरसरा रहे हैं और झींगर चीख रहे हैं। रात निकलती जा रही है, चांदनी निखरती जा रही है, मेरी तन्हाई बढ़ती जा रही है। ये तन्हाई हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और इस तन्हाई में यह आवाज़ फिर गूंज रही है। मेरी तन्हाई एक अंधा कुआं है जिसमें आवाज़ पत्थर की तरह गिर रही है। कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं। लेकिन कोई दबे पांव आ रहा है और मेरी जलती हुई आंखों को नर्म उंगलियों से सहला रहा है। कौन? मैं जानता हूँ ये कौन है। मैं घबराकर खिड़की से बाहर देखता हूँ और सामने वाले छज्जे पर वही बूढ़ा रंगरेज सब्ज लुंगी को घुटनों तक उठाए नजर आता है। उसकी एक आंख पर इस वक्त भी वही चिकट सब्ज पट्टी झंडी की तरह लटक रही है जिस पर शीशे से महरूम ऐनक का फ्रेम धरा हुआ है। रात का वक्त है इसलिए सब्ज पट्टी स्याह धब्बा मालूम हो रही है। उसकी नंगी तोंद भीगी हुई मुश्क की तरह अंधेरे में भी चमक रही है। वो खामोश खड़ा है। उसका चेहरा बिल्कुल बेजान नजर आ रहा है और उसकी तोंद में हलचल मची हुई है। ऐसा लगता है कि यह रंगरेज नाक से सांस नहीं लेता बल्कि उसकी तोंद में नाफ की जगह रबड़ की नाक फिट है जो तेज़ी से हवा को अंदर खींचती है और उसी तेज़ी से छोड़ देती है। मैं उस रंगरेज को शुरू से इसी तरह देख रहा हूँ। उसकी उम्र ना बढ़ती है न घटती है। यह आदमी है या दीवार चीन। उसको देखकर हमेशा यह एहसास होता है कि जो कुछ नज़र आ रहा है वही सब कुछ नहीं है। कुछ और भी है जो दीवार चीन के उस पार है। लेकिन उस पार झांक कर देखे तो कौन देखे। चलो यही ठीक है। ये बुढ़ा महज रंगरेज है। उसके दांत पान की पीक से सुर्ख रहते हैं और उसकी एक आंख को किसी डायन की नज़र खा गई है। सर घटा हुआ है लेकिन इतना चिकना और मरियल सा सर है कि क्या मजाल जो उसे देखकर हथेलियों में खुजली हो। मैं सोचता हूँ कि यह रंगरेज जो हाजी साहब कहलाता है आखिर क्या सोच रहा है। उसे देखकर तो यही ख्याल होता है कि दिमाग पानी जज्ब कर सकता है, सोच नहीं सकता। वो पिछवाड़े वाली गली के उस पार बंद खिड़कियों को देख रहा है जो पिछली बरसात से बंद है। ये मकान भी इसी 7 मंजिला मकान का एक अंधेरा हिस्सा है जिसमें मैं रहता हूँ। न जाने क्यों मुझे महसूस होता है कि ये खिड़कियाँ कभी खुली ही नहीं। हालांकि मुझे खूब याद है कि ये खिड़कियाँ पिछली बरसात को खुली रहती थीं, 24 घंटे खुली रहती थीं और वहाँ खिड़कियों के पीछे जो कुछ होता था सब नज़र आता था क्योंकि वहाँ कोई दीवारें चीन नहीं थी। वहाँ एक 50 बरस का एक मरियल सा बिल्कुल खटाई जैसा सूखा हुआ इंसान रहता था। वो बड़ी नफीस धोती और रेशमी खादी का कुर्ता पहनता था जिसके गरीबा में सोने के बटन और जंजीरें झिलमिलाती रहती थीं। उसके बाल सुअर के बाल की तरह नजर आते थे, तेल में भीगे मगर खड़े, जिस तरह खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी झुर्रियों में सर्द गर्म देखी हुई जिंदगी की नरमी नहीं थी। लगता था किसी ने नशे में छीनी जरा गहरी और आड़ी तिरछी दौड़ा दी थी। उसका रंग पीला था, चीनियों या जापानियों की तरह। नाक पतली थी, उठी हुई। जब शाम को खिड़कियों के सामने वाला दरवाज़ा खुलता और वो बगल में छतरी दबाए हुए अंदर आता तो उसकी नाक पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पती हुई मालूम होती। आते ही वो छतरी कोने में फेंकता, सफ़ेद फर्श पर बैठी हुई औरत को देखता। जब मर्द उस घर में रहने आया तो अकेला आया था। फिर वो चंद दिन को गायब हो गया और खिड़कियाँ खुली छोड़ गया। एक रात लौटा तो उसके साथ एक औरत थी। खिड़कियाँ अब भी खुली हुई थीं। वो शाम को छतरी दबाए हुए आता और सफ़ेद फर्श पर बैठी हुई औरत को देखता रहता। उसके पतले होंठ हिलते, सुनहरे दांत चमकते, उसकी नाक और ज़ोर से थिरकती। वो झुकता और औरत की छातियाँ पकड़कर उठाता। वो सर उठाकर मर्द की आंखों में देखती और खड़ी हो जाती। मुझे ना जाने क्यों औरत की आंखों में शीशा सा पिघलता और छलकता हुआ नजर आता।
औरत खड़ी हो जाती और मर्द उसकी छातियों को दांत पीस कर दबाता। औरत का चेहरा सुर्ख हो जाता, बालाई होंठ के ऊपर तिल पसीने में चमकने लगता, उसकी पेशानी पर मोती झलकने लगते। मर्द कांपने लगता, वो कांपता और औरत मुस्कुराती। बिछे हुए होठों की मुस्कुराहट कितनी अजीब होती है। मर्द यकायक उसकी छातियां छोड़ देता और उसके बाल नोचने लगता, लेकिन कुछ इस तरह जैसे चांद को बादलों में छुपाने की कोशिश कर रहा हो। घनी जुल्फें औरत के चेहरे पर बिखर जाती। औरत मर्द से कद में निकलती हुई थी, इसलिए अगर मर्द उसे प्यार करना चाहता तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी गर्दन या ठोड़ी के निचले हिस्से तक पहुंच सकता था, लेकिन न औरत झुकती और न वो औरत के होठों तक पहुंचता। वो औरत की जुल्फें परेशान करके कोने की तरफ लपकता और चांदी की तरह चमकते हुए गिलास में सुराही से पानी उड़ेलता और गटागट पी जाता। फिर औरत की तरफ लौटता और मुझे महसूस होता कि औरत का पूरा जिस्म बेहद मजनू की शाख की तरह लरज रहा है बेद मजनू की शाख की तरह लरज रहा है। बेद मजनू की शाखें झुकी रहती हैं, लेकिन ये शाख नेज़े की तरह सीधी थी। मर्द उसके पास आता, बड़े इत्मीनान से उसके ब्लाउज़ के बटन खोलता। ब्लाउज़ फर्श पर गिर जाता। वो थोड़ी देर उंगलियों में छुपे हुए सेहतमंद जिस्म को देखता रहता, जैसे सोच रहा हो इस सरकश का सर कैसे कुचला जाए। फिर वो फुदक कर औरत के पीछे चला जाता। अंगियां ढीली पड़ती और खुदा की कसम ऐसी रोशनी फूटती कि मुझे खुद अपनी आंखों से सितारे झड़ते हुए महसूस होते। मर्द फुदक कर फिर औरत के सामने आ जाता। उसका हाथ औरत की कमर की तरफ बढ़ता और सफ़ेद पेटीकोट फर्श पर बड़े से सफ़ेद गुलाब की तरह ढेर हो जाता। मर्द 2-3 कदम पीछे हटता और उसे हैरान आंखों से देखने लगता। उस वक्त उसकी पतली मोछें भीग सी जाती। वो सिपे सालार की तरह खड़ा रहता और मैदान जंग में कत्ल खून का तमाशा देखता रहता। हालांकि मुझे ऐसा लगता कि वो छोटा सा कीड़ा है और संगे मरमर के हसीन मुजस्समे के सामने खड़ा है। कभी कभी लगता ये मुजस्समा नहीं, खुदा है। खुदा कितना हसीन है, उसका जिस्म कितना सुडौल है, शबनम में भीगा हुआ, रोशन और पाक। उस वक्त मेरे दिल में परिंदा जाग उठता और पर फड़फड़ाने लगता। कोई कहता, जाओ इस रोशनी से लिपट जाओ, उसकी आंखों को चूमो, उस सुडौल कूल्हों को आंखों से चूमो और चमकती हुई रानों पर सर रख दो। खुदा खड़ा है और मैं कितना बेबस हूँ। मर्द लपकता और रोशनी के हसीन और लचकदार जिस्म को फर्श पर गिरा देता। मैं आंखें बंद कर लेता। मुझसे खुदा की रोज़ रोज़ की शिकस्त देखी ना जाती। इसी गम में मुझे नींद आ जाती। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि मुझे नींद ना आई। बरसात का मौसम था, बादल मूसलाधार बरस रहे थे। बिजली की चमक बार बार मेरे कमरे में आती और फिर झपट कर सामने वाले कमरे में गायब हो जाती, जहां वही औरत बैठी कढ़ाई कर रही थी और गुनगुना रही थी। उसकी नाक की कील सुर्ख हो रही थी। कभी कभी उसका हाथ रुक जाता और वो खिड़की की सलाखों को देखने लगती। मैं उसकी गुनगुनाहट नहीं सुन सकता था, क्योंकि बारिश की सरसराहट में उसकी आवाज़ डूब गई थी। लेकिन न जाने क्यों उसके होठों की हरकत से मुझे महसूस हुआ कि वो कोई उदास गीत गा रही है। उसका दिल बूंद बूंद उसके होठों से टपक रहा है। मेरा दिल चाहा कि मैं उसके पास जाऊं, लेकिन मैं कैसे जा सकता था। सामने खिड़की में सलाखें थीं और मैं परिंदा नहीं था, और दरवाजे पर बाहर से ताला पड़ा हुआ था, जिसकी कुंजी उसके सूखे हुए मरियल मर्द के जनेऊ से बंधी हुई थी। मुझे लगा कि किसी ने औरत को ठोका दिया। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। उसने ठंडी सांस ली। मैं लपक कर अपनी खिड़की पर खड़ा हो गया। बिजली चमकी और आंखों में चांदनी के अनगिनत तार लरज उठे। मैंने अपने कमरे की बिजली बुझा दी। सामने वाला दरवाज़ा खुला। मर्द सर झुकाए हुए अंदर आया। उसकी बगल में छतरी नहीं थी। हाथों में बड़ा सा ताला और कुंजियां थीं। उसने ताला फर्श पर फेंक दिया, सीधा औरत की तरफ बढ़ा और उसकी कमर में एक लात मारी। मेरे दांत बज उठे। औरत ने सर झुका लिया। मर्द झुका। उसके गर्दन में पड़ी हुई सोने की जंजीर हवा में झूलने लगी। उसने औरत के बाल पकड़े और उसे ज़मीन पर पछाड़ दिया। वो उस पर भूखे पिल्ले की तरह टूट पड़ा। औरत के कपड़ों की धज्जियां उड़ने लगीं। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। औरत की नंगी नंगी टांगें फर्श पर तड़प रही थीं और मर्द उसकी रानों के ऊपर जहाग की बहुत बड़ी मौज की तरह लरज रहा था। मर्द उछलकर उसके सीने पर खड़ा हो गया। औरत एक ही जस्त में उठ खड़ी हुई।
उसमें देवी के मुजस्समे वाली बात नहीं थी, उसके जिस्म में मरमरी ठंडक नहीं थी, उसकी सांस फूल रही थी। उस रात पहली बार उसको देखकर मेरे दिल में खौफ का अंधेरा छाने लगा। रोशनी कहाँ थी? मर्द औरत के धक्के से अब तक लड़खड़ा रहा था। औरत खामोशी से उसे घूरती रही। फिर वो चौके में गई। उसने खाना परोसा। पीतल की थालियां चांद की तरह चमक रही थीं। मर्द सब कुछ भूल गया और खाना खाने लगा। औरत उन्हीं नुचे हुए कपड़ों में बैठी उसे घूरती रही। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। मर्द खाना खा रहा था। वो हर लुक़मे के बाद एक लुक़मा औरत की काली बिल्ली के आगे रख देता, जो फ़ौरन उसे चट कर जाती। औरत आहिस्ता आहिस्ता काली बिल्ली की गर्दन सहला रही थी। रात गुजरती रही और मैं उसके धारे में बहता रहा। मेरी आंखों में स्याह रुई के स्याह गाले उड़ते रहे। सामने वाली खिड़की की रोशनी बुझ गई। सिर्फ मेरी आंखें जलती रहीं। न जाने कब मेरी आंखें भी बुझ गईं और बुझी हुई आंखों में कोहे काफ की परी का मरमरी जिस्म उभरता रहा और उसके अंग अंग से चांद टूटते रहे। मैं सफ़ेद बादलों पर उड़ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता बादल के कालीन पर उतरी और मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई, मैं औरत हूँ। उसके मुंह से फूल झड़े और मेरी सांस रुकने लगी। मैंने अपने सूखे हुए होठों पर ज़बान फेरते हुए हैरत से कहा, औरत? मैंने सर हिलाया। नहीं, तुम परी हो, कोहे काफ से आई हो। उसने भी सर हिलाया। उसकी जुल्फ़ें परेशान हो गईं। जुल्फ़ों से चिंगारियाँ उड़ने लगीं। वो और करीब आ गई। उसके जिस्म पर कोई लिबास न था और पेशानी से पैरों के अंगूठों तक चांदनी लिपटी हुई सांस ले रही थी। उसने सर को झटका दिया और मेरा दिल धक से हो गया। तुम अंधे हो? मैंने सर हिलाया। लेकिन मैं तुम्हें आंखों की जोत दे सकती हूँ। परी ने इतना कहा और अपना गर्म सीना मेरे पसीने से भीगे हुए मुंह पर रख दिया। देखा, मैं परी नहीं हूँ, औरत हूँ, औरत हूँ। और मेरी आंखें खुल गईं। चारों तरफ धुंधलका छा रहा था। मैंने गर्दन मोड़ी। सामने वाली खिड़की के धुंधलके में वही उरियां परी झूलती नजर आई। मैं उठ बैठा। मैंने आंखें मली और फिर देखा। वही धुंधलका था, वही लहकता हुआ जिस्म। उसकी गर्दन रस्सी के फंदे में भिंची हुई थी। गर्दन लटकते हुए सुडौल कूल्हों और गदराई हुई पिंडलियों के बोझ से कुछ ज़्यादा लंबी हो गई थी। जुल्फ़ें उसके आधे चेहरे को छुपाए हुए थीं। काली बिल्ली बैठी लटकते हुए बेजान जिस्म को देख रही थी। वो बार बार उछलती और लटकते हुए मरमरी पैकरों को छूकर फिर नीचे आ जाती। पुलिस भी आई, हंगामा भी हुआ। औरतों ने आंखें चमका चमका कर और तालियां बजा बजा कर रस्सी के फंदे में लटकती हुई ठंडी औरत को रंडी और छिनाल भी कहा। कुछ नेक बख्तों ने गरीब और मजलूम गाय की मौत पर आंसू भी बहाए और उसके लीचड़ और जालिम मर्द के उठते जनाजे की दुआएं भी मांगी। वो सूखा हुआ पुरस्रार मर्द खटाई जैसे चेहरे, लरसते हाथों, छतरी और सोने के दांत समेत गायब हो चुका था। उसके बाद वो कहीं नजर न आया। खिड़की बंद हो गई। न जाने कितने बरस हो गए, पर आज तक न खुली। अब उसमें भूत रहते हैं। मैंने भूतों को भी नहीं देखा। अलबत्ता वही काली बिल्ली सरासीमा सी बंद खिड़की की सलाखों से चिपकी हुई अब भी नजर आती है, जिसकी गर्दन आखिरी रात औरत की नाजुक उंगलियों ने सहलाई थी। बिल्ली मेरी तरफ देखती है और मैं उसे चुमकारता हूँ। पहले वो सहम जाती है, फिर उठती है, बड़ी नरमी से म्याऊं करती है और आंखों से ओझल हो जाती है। उस मकान के दूसरे लोग उस बिल्ली के साये से भी लरसते हैं। जब वो रास्ता काटती है तो कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता। सबको लंगड़े तांगे वाले का इंतज़ार रहता है, जो न काली बिल्ली का ख्याल करता है और न सहमे हुए चेहरों का। वो ठर्रा चढ़ाए रहता है और लाल लाल आंखों से लोगों को घूरता है। अपने मरियल घोड़े को माँ बहन की गालियाँ देता है और कहता है, बिल्ली से डरे गुनाह के बेटे। रमज़ानी वो है जो दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करें। सैया भये कोतवाल कोतवाल। इलाके का राजपूत कोतवाल न जाने कितनी बार इस रेट पर उसका चालान करा चुका है, मगर उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। कोतवाल के बोल पर पहुंचकर टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह अटक जाता है और वो बड़े लहन से नशीदी आवाज़ में चिंघाड़ता है, कोतवाल कोतवाल। मुझे वो शाम याद आ रही है। शाम धुआं धुआं और बड़ी जहरीली है। मैं 7 मंजिला भूत की अंधी आंखों से दूर झील के किनारे एक छोटे से टीले पर बैठा हूँ, जिस पर बड़ी शादाब मखमली घास ठंडी ठंडी महसूस हो रही है। दरख्तों के सुरमई साए झील के काई जैसे पानी में आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे हैं। जहाँ शफक के अक्स ने आग लगा रखी है, मेरे दिल पर पत्थर की सिल रखी हुई है। ये उसी सुबह की तो शाम है और मैं देख रहा हूँ औरत की गर्दन रस्सी के फंदे में भिंची हुई है और एक काली बिल्ली उछल उछल कर
घुंघरुओं की झनकार मुझे चौंका देती है। रमजानी का तांगा आकर रुक जाता है। रमजानी के घोड़े की गर्दन में पड़े हुए घुंघरू खूब बोलते हैं। शाम के सन्नाटे में दरख्तों पर घोंसलों में परिंदे पर फड़फड़ा रहे हैं। रमजानी पायदान पर पैर रखे बगैर कूद जाता है, खांसता है, पान की पीक की एक लंबी पिचकारी फेंकता है, मेरे पास आकर खड़ा हो जाता है। मैं उसे देख रहा हूँ और लगता है कि मैं उसे नहीं देख रहा हूँ। शफक बुझ रही है, लेकिन उसकी आंखें चमक रही हैं। उसकी मूछें आहिस्ता आहिस्ता हिल रही हैं। वो चाबुक घास पर मारता है, घोड़ा चौंक जाता है, घुंघरुओं की आवाज़ फजा में घुल जाती है। बस मर गए, एक औरत की जान क्या गई और तुम बुझ गए। मैं एक औरत की लाश को, एक दहकते हुए मरमरी जिस्म को हवा में झूलते हुए देख रहा हूँ। औरत? कैसी औरत? और मुझे बादलों पर उतरती हुई परी वाला ख्वाब याद आ रहा है। हा हा हा। अचानक रमजानी खामोश हो गया। मैंने शाम के जुटपुटे में उसकी झुर्रियों को लरसते देखा। जिंदगी ऐसी ही होती है मियाँ, जुगनू है जुगनू, जलती है, बुझती है, बुझती है, जलती है। ये क्या कह रहा है भाई? जिंदगी कैसी होती है? और जिंदगी का क्या रिश्ता है उस औरत से जो लाखों साल पुरानी ज़मीन पर फूल की तरह खिलती है, चमकती है, महकती है, मुरझा जाती है, खो जाती है। लेकिन उस फूल का क्या रिश्ता है ज़िंदगी से? क्या खुशबू भी उड़ गई? लेकिन ये क्यों होता है? कैसे होता है? क्या समझते हो वही एक औरत ऐसी थी? न जाने मियाँ, दिन रात लाखों औरतें रस्सी के फंदे में लटकती रहती हैं। कुछ मर जाती हैं, कुछ तड़पती रहती हैं, पर रहती हैं उसी रस्सी के फंदे में, तड़पती रहती हैं। हा हा हा। मैं उस शख्स की सूरत देख रहा हूँ, उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो एक भूत है जिससे सब डरते हैं। इसे मैं रोज़ नीचे होटल में देखता हूँ। वो लंगड़ाता हुआ आता है, बफाती के मैले शाने पर हाथ मारता है, ग्राहकों को देखे बगैर आंख मारता है और भटकता हुआ किसी मेज़ पर बैठ जाता है। पालक गोश्त बेटा, किसी को मुखातब किए बगैर नारा लगाता है। जेब से चिलम निकालता है, सुलगाता है और उस पर मैला कपड़ा रखता है और ज़ोर से दम लगाता है। सब ग्राहक एक दूसरे से आंखों ही आंखों में कुछ कहते हैं। मैं ना जाने क्यों सर झुका लेता हूँ। मुझे उस मजजूब की लाल लाल आंखों से बड़ा डर लगता है। मैंने 2 थप्पड़ जड़ दिए। दिन तारे नज़र आ गए उस अक्ल के दुश्मन को। आहा, दिन तारे। वो किसी से मुखातब हुए बगैर बकता रहता है। रफ्ता रफ्ता लोग उसके बारे में भूल जाते हैं। तनाव ख़त्म हो जाता है, लोग बातें करने लगते हैं। वो सब की बातों से बेनियाज बकता रहता है और खाता रहता है। उसकी दाढ़ी पर रंगीन मैली राल टपकती रहती है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उसके बालों को देखता हूँ, लाल लाल आँखें जिनमें मैल भरा हुआ है, कानों पर सफ़ेद रोएं हिल रही हैं, पेशानी पर शिकनें पड़ी हुई हैं, आवाज़ भर्राई हुई है। दाढ़ी की नोक चीथड़े चीथड़े भूरे कोट के कालरों में से निकलती है और फिर वहीं दफन हो जाती है। वो सर धुनता है जैसे कोई उससे उसकी सबसे कीमती चीज़ मांग रहा हो और वो झुंझला कर इनकार कर रहा हो। नहीं, ये सब तमाशा है। मैंने जड़ दिए 2 थप्पड़ थानेदार के। गधा मुँह बिसोरता अपनी माँ के पास भाग गया। सो मैंने कहा, ये पहाड़, ये झील, ये पालक गोश्त। कभी कभी वो मुंह उठाकर सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देखता है। उसकी बिफरी हुई निगाहों से साफ मालूम हो जाता है कि वो मेरी तरफ ज़रूर देख रहा है, मगर मुझे नहीं देख रहा है। मैं फिर भी सहम जाता हूँ और जल्दी जल्दी पानी का गिलास खाली करके होटल की धुंधली रोशनी से भाग जाता हूँ। लेकिन उस वक्त टीले पर बैठा चाबुक मारता हुआ रमजानी बड़ी साफ साफ गूंजती हुई बातें कर रहा है और उसकी गरजदार आंसुओं से भीगी हुई आवाज़ और बुझती हुई शफक में अजीब आहंग पैदा हो गया है। मैं उसकी आवाज़ को देख सकता हूँ। उसकी आवाज़ झिलमिला रही है। मैं उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ। शफक बोल रही है। मेरे दिल में किसी किस्म का डर नहीं है, बस यही लर्जा शफक सुलग रही है। शफक सुलग रही है, शफक बुझ रही है। ऊंचे ऊंचे दरख्त धुंधलके में तहलील होते जा रहे हैं। सुरमई साए हैं और रमजानी की आवाज़ है और कुछ भी नहीं। मेरे दिल में अलाव सा जल रहा है। तुम बेवकूफ़ हो। मैं जानता हूँ इस औरत को, जो कल तक थी आज नहीं है। मैं ही उसे अपने तांगे पर लाया था। तुम जानो, मैं एक दीवाना। उफ़, क्या औरत थी। वो मेरे तांगे पर बैठी थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं, उसके होंठ हिल रहे थे। तुमने कभी गुलाब खिलते देखा है? मैंने देखा है। हवा चलती है तो पंखुड़ियाँ थरथराती हैं ना, सो उसके होंठ भी थरथरा रहे थे। वो तांगे में बैठी चली जा रही थी और मुझे लगा मेरे दिल में चाँद निकल रहा है। तुम जानो, मैं जन्म का संग दिल हूँ और उस दिल में चाँद निकल रहा है, पर मैं जानता हूँ उसके होंठ क्यों हिल रहे थे। रमजानी कोहनी से मुझे धकेलता है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। क्यों? उसके होंठ क्यों हिल रहे थे?
वो अपने शौहर को छोड़कर भाग रही थी और देखो किस्मत उसे कहाँ ले जा रही थी, इसलिए उसके होंठ हिल रहे थे। औरत जो कल तक थी आज नहीं है। रमज़ानी मुझे हाथ पकड़कर उठाता है, अपने तांगे में बिठाता है। घोड़े की गर्दन के घुंघरू बोलते हैं, लंबे लंबे दरख्त पीछे हटने लगते हैं और पूरा चांद आगे आगे चलने लगता है। तांगा आगे आगे बढ़ता जाता है और चांद पीछे हटता जाता है। हम शहर से बाहर निकल जाते हैं और सुनसान वादियों में घोड़े के घुंघरुओं की झंझन गूंजती है और फिर सरगोशी करती है और गूंजती है। रमज़ानी बड़ी अनजानी सी आवाज़ में गा रहा है और चांदनी में लिपटे हुए दरख्तों के असरार को और भी गहरा बना रहा है। मेरी आंखों से गर्म गर्म आंसू बह रहे हैं। मैं जानता हूँ और न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे आंसू नहीं हैं, किसी और के आंसू हैं। रमज़ानी की आवाज़ घुंघरुओं की झनकार से उलझ रही है अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो। रात भीगती जाती है। हम शहर की फसील की तरफ लौट रहे हैं जहाँ इक्का दुक्का बल्ब चल रहे हैं और चांदनी में बड़े फीके और बेजान मालूम हो रहे हैं। रमज़ानी खामोश है, दरख्त खामोश, सिर्फ घोड़े की टापें और घुंघरुओं की आवाज़ गूंज रही है। मैं चुपचाप तांगे से उतरता हूँ और अंधेरे में टूटे फूटे जीने पर चढ़ने लगता हूँ। मेरी टांगें काँप रही हैं। फिर वही कमरा है, वही अंधेरा। मैं लेट जाता हूँ और खिड़की से बाहर देखता हूँ। सामने वाली खिड़की की सलाखें चांदनी में चमकती नजर आती हैं। फर्श पर तिलचट्टे दौड़ रहे हैं और चांदनी की काश को चाट रहे हैं। हर तरफ सन्नाटा है। आसमान का एक हिस्सा नजर आ रहा है। पिघलते हुए आसमान में सितारों के गुच्छे जगमग जगमग कर रहे हैं। फ़ज़ा में अनजाने चरागों के उड़न खटोले उड़ रहे हैं। ऐसा लगता है यही चराग मेरे दिल में लौ दे रहे हैं। कोई मर जाता है तो सितारों की चमक क्यों बढ़ जाती है? मेरी आंखों में फिर आंसू जल रहे हैं। ये आंसू कहाँ से आते हैं? उन चरागों से जो फ़ज़ा में उड़ रहे हैं या उन सितारों से जो दिल में लौ दे रहे हैं? वो रात और आज की रात, इन दो रातों के दरमियान कितनी रातें हैं, कितनी सियाह खलीजें, सब एक जैसी हैं। न लहरें उठती हैं, न शोर होता है, न साहिल कटते हैं, न कश्तियाँ डूबती हैं। और रातों के इसी जंगल में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। मेरे टूटे हुए जूतों से रोटी के सूखे हुए छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं और मैं मुस्कुराता हूँ। मैं जानता हूँ ये चूहों की करामात है। मैं जूतों को फिर कोने में रख देता हूँ, बिजली बुझा देता हूँ, तिलचट्टे सरसराने लगते हैं। कोई पड़ोस वाले कमरे का दरवाज़ा धड़ धड़ पीट रहा है। किसी की मुर्गियाँ डर कर पर फड़फड़ा रही हैं और चीख रही हैं। किसी का दरवाज़ा चरचराता है। कस्साब की बीवी की बतख जैसी आवाज़ सुनाई देती है। क्यों बड़े मियाँ, क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है? हाय हाय, कपड़े रंगते रंगते अब तुम अपना दिल भी रंगने लगे। क्या हो गया है तुम्हें? बड़े छमाछम हाजी बने फिरते हो और आती जाती बहू बेटियों को पटापट ताकते हो और ऊपर से खांसते हो। हाजी रंगरेज की हकलाती हुई आवाज़ सुनाई देती। लेकिन सुनो तो बेमुरादन, तुम तो जामे से बाहर हुई जाती हो। बतख की आवाज़ और तेज़ हो जाती है। जामे से बाहर होती होगी तो कोई तुम्हारी होती सोती। कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी दाढ़ी नोच लूँगी जो कभी आंख उठाकर देखा है कुलसुम को। छज्जे जैसी दाढ़ी लिए फिरते हो और छज्जे पर जाके नहाती लड़कियों को लानत हो तुम पर। तौबा तौबा, कैसे कीड़े रेंग रहे हैं इस मकान में। और जीने पर चढ़ती हुई ऊपर चली जाती है। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं जानता हूँ वही बम्बैया हाजी है। मैं दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता मगर खोलता हूँ। हाजी खड़ा है, उसके मुंह से अजीब सी बिसांद आ रही है। सुना तुमने? कितनी बदसात औरत है। ऐसी ज़बान दराज औरत देखी नहीं मैंने। मैं खूब जानता हूँ उसकी कारस्तानियाँ। 20 बरस हो गए इस मकान में इस उल्लू के पट्टे कस्साब को दीन दुनिया की कुछ खबर तो है नहीं। वो तो रुपए की 3 अठन्नियाँ भुनाने में लगा रहता है। यहाँ दोनों हाथों से जवानी लुटाई और अब मेरे जैसे बेगुनाह पर। तुम जानते हो भाई, रोज़ा नमाज और आकिबत के आगे दुनिया हेच है। अंधेरे में उसकी आंख चमकती है, दूसरी पर पर्दा पड़ा रहता है और मुझे लगता है इस पर्दे पर मकड़ी जाला बुन रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ और अंधेरे में गर्क हो जाता हूँ। मैं फिर अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ। खटमल मेरे जिस्म से खून चूस रहे हैं। जब काफ़ी खून नहीं मिलता और ज़ोर से काटते हैं। मैं खून कहाँ से लाऊं? मैं जर्द पड़ गया हूँ। मैं जानता हूँ ये खटमल मेरे जिस्म से बाहर भी हैं और अंदर भी, और खून कहाँ से लाऊं? अंधेरे में और भी बहुत से जर्द चेहरे उभर रहे हैं। मेरे बैंक का शीशा चमक रहा है और शीशे की बारीक दीवारों के पीछे बहुत से जर्द चेहरे मोटे मोटे खातों पर झुके हुए हैं। नीले खानों में काले काले हंदसे मक्खियों की तरह रेंग रहे हैं, भिनभिना रहे हैं। किसी की आंखों पर ऐनक है, किसी की आंखें खुली भी हैं तो बंद मालूम होती हैं। मैं उन चेहरों को देखता हूँ और मेरा खून खुश्क हो जाता है। मुझे झुरझुरी सी आती है
उनके होंठ हिल रहे हैं, पहाड़ा पड़ रहे हैं या मंत्र। सब मुझे अजनबी नज़रों से देखते हैं। कोई कहता है ये कुंवारा फरिश्ता सीधा बहिश्त में जाएगा, कोई बड़ी शरारत से मुस्कुराता है, कनखियों से मेरी तरफ देखता है और गिरह पर गिरह लगाता है। कहते हैं यसू मसीह की माँ मरियम भी कुंवारी थी। फंदा पड़ता है, कुंवारी माँ तो हो सकती है, मगर कोई मुझसे और कोई बात नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है ये सब हवा के झोंके हैं और मैं बूढ़ा दरख्त हूँ। ये झोंके मुझसे खेलते हैं और आगे निकल जाते हैं, और जब मैं बैंक की दीवारों से निकलता हूँ तो यही झोंके मुझे उठाते हैं और शोर और हुजूम के दरियाओं के ऊपर ऊपर लिए फिरते हैं, यहाँ तक कि मैं अपने कमरे में पहुँच जाता हूँ। मैं उसकी सीलन और अंधेरे में पनाह लेता हूँ। ये जो लोग काम करते हैं, मैं उनके बारे में सोचता हूँ। उनकी बीवियाँ हैं, बच्चे हैं, माएँ हैं। उनकी बीवियाँ गहने पहनती हैं, छम छम चलती हैं, खाना पकाती हैं और छुट्टी के दिन बच्चों की उंगलियां पकड़कर अपने शौहरों के साथ पार्क और दरिया के किनारे जाती हैं और न जाने कैसी रोशनी और खुशी बटोर लाती हैं। यकायक मुझे लगता है कि मैं अंधेरे कुएं में झांक कर देख रहा हूँ जिसकी गहराई अथाह है। गहराई से आवाज़ आती है, न जाने कैसे भयानक साए नाच रहे हैं और गा रहे हैं। मैं आवाज़ों के भंवर में फंस गया हूँ, नाच रहा हूँ। रमज़ानी कोचवान की खरजदार आवाज़ आ रही है, अबे जा बड़ा आया कहीं का लाड साहब। अब उन तो ऐसों को जूते की नोक पर रखते हैं। हा हा हा। मेरे मुंह से अचानक कहकहा निकलता है और मैं खुद अपने कहकहे से डर जाता हूँ। मैं उठता हूँ और रोशनी जलाता हूँ। हर तरफ जाले से तैरते नजर आते हैं। दूर घोड़े हिनहिना रहे हैं, कभी कभी कुत्ते भी भौंकते हैं। मैं कुछ कर बैठूंगा। कोई मुझे ठोके लगा रहा है और कह रहा है कुछ कर बैठो। मैं कमरे की चीज़ें उलटने पलटने लगता हूँ। ये कैसे कागज़ हैं, टीन के न जाने कितने खाली डिब्बे नीचे ऊपर रखे हुए हैं। एक टीन से एक नन्ही सी चूहिया फुदक कर भागती है। उस छोटी सी चीज़ में ज़िंदगी की ये बिजली देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। अगर यही बिजली टीन से कागज़ कैसे निकले चले आ रहे हैं। वक्त ने उन्हें कितना मैला, कितना जर्द कर दिया है। वक्त की छुरी, वक्त का फंदा, वक्त का धारा। मेरे हाथ कांप क्यों रहे हैं? इससे पहले मगर ये ख़त मैंने नहीं पढ़े थे, शायद पढ़े हों, याद नहीं आता। उस दिन जब माँ ने आपके सर पर कूड़ा उंडेल दिया था तो मुझे बड़ी शर्म आई, लेकिन आज जब बाबा ने आपको खुले बंदों गालियाँ दी तो ज़मीन में गड़ के रह गई। मेरी माँ तो जाहिल है, लड़ाकन है, बाबा ऐसे नहीं है, लेकिन न जाने आपसे अल्लाह वास्ते आप अपनी खिड़की बंद क्यों रखते हैं। उसके बाद की सतरें पढ़ी ना गईं। मैं आपकी इज्जत करती हूँ और इन सब की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। हाँ, ये ख़त फाड़ दीजिए। सलाम, 7वीं मंजिल वाली। मुझे पसीना आ रहा है, मैं तैरते हुए जालों में फंसता जा रहा हूँ। मेरी कनपटियाँ जल रही हैं, नींद आ रही है, लेकिन मैं दूसरा कागज़ खोलता हूँ। मेरी खिड़की आज भी बंद थी। आप इतनी देर से क्यों आते हैं? आते भी हैं तो रोशनी क्यों नहीं जलाते? क्या तिलचट्टे और चूहे आपको बहुत भाते हैं? मैं एक दिन आपके कमरे में आना चाहती हूँ। मुझे आप बहुत शरीफ आदमी मालूम होते हैं। सभी यही कहते हैं, बड़ा शरीफ सा बुद्धू सा आदमी है। आ जाऊँ? मैं आपसे किताबें लेना चाहती हूँ। मैं डूब रही हूँ, मुझे तिनकों का सहारा चाहिए। मैं अपनी पेशानी से पसीना पोंछता हूँ। मेरे हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे हैं। मैं कुलसूम को देख रहा हूँ, 15-16 बरस की लड़की, लट्ठे की शलवार, धानी दुपट्टा, चांदनी में ढला हुआ रंग, होठ खुले हुए, आंखें खुलती और बंद होती हुई वो उसी तरह 7वीं मंजिल के ऊपर छत पर 3 साल खड़ी रहती है। फिर मनासिनें आती हैं, गेंद गूंजते हैं, पुलाव और कौरमे की खुशबू उड़ती है, चांद छुप जाता है, सन्नाटा छा जाता है। 2 साल बाद कुलसूम बेवा हो जाती है। अब उसके होंठ भिजे हुए हैं, आंखें हैरान और खौफजदा, गर्दन में उजला दुपट्टा पड़ा हुआ, बाल कुछ संवरे हुए, कुछ परेशान परेशान। फिर कोई आता है और कुलसूम को ले जाता है। 7 साल बाद फिर वो लौट आती है। आंखों के गर्द हल्के, होठों पर पान की रंगत सूखी हुई, सांस रुक रुक कर चलती हुई। जिस्म में अब भेरन वाली चुस्ती नहीं है, अब भी उसमें वही छरेरापन है, मगर वो रमे आहू वाली बात नहीं। कदम उठाए नहीं उठते। दुनिया ठहर गई है, मगर अब भी जब वो मेरी खिड़की की तरफ देखती है तो जाने पैरों के नीचे ज़मीन क्यों जल उठती है। कहते हैं शौहर ने छोड़ दिया है। उसका बाप और भी चिड़चिड़ा हो गया है। करमकल्ले जैसे चेहरे वाली बुढ़िया माँ उसकी बेवफा शौहर को कोसती रहती है, साथ ही अपने शौहर को भी, पास पड़ोस वालों को भी। मेरी सांस चलने लगती है और मेरी मुट्ठी में एक और कागज़ चरमुराता है। ये कागज़ इतना जर्द नहीं पड़ा है। आप इंसान हैं या पत्थर? जब आप इस घर में आए थे तो मैं 15-16 बरस की थी। 30 की मंजिल जाने कहाँ पीछे रह गई। माँ कब्र में पाँव लटकाए बैठी हैं। बाबा मुर्गियाँ बेच बेच कर थक गए और रात दिन पेट में दर्द, गुर्दे में दर्द पुकारते रहते हैं। कितने लोग मरखप गए, दुनिया कितनी बदल गई, और आप हैं कि इसी खिड़की को ताका करते हैं जिसे छोड़कर काली बिल्ली भी जा चुकी।
जिन भूत भी एक ही तरफ तकते तकते थक जाते हैं, आप कैसे भूत हैं कि। मैं रुकता हूँ, खिड़की से बाहर देखता हूँ। झील के किनारे दरख्तों के ऊपर चांद आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। ये चांद है या औरत का चेहरा। मुझे पसीना आ रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मुझे हवा चाहिए, रोशनी चाहिए। रोशनी कहाँ है, हवा कहाँ है। 20 साल से मैं रोशनी और हवा के बगैर कैसे जी रहा हूँ। बाहर पतझड़ की हवा ठंडी सांस ले रही है। मैं फिर उस कागज़ की तरफ देखता हूँ जो मुझे चांद से भी ज़्यादा रोशन मालूम हो रहा है। कभी कभी मेरा जी चाहता है कि मैं तलवार बन जाऊं और तुम्हारे बंद दरवाजे को चीरती हुई तुम्हारे पास आऊं और तुम्हारी गर्दन पर गिर जाऊं, मगर तुम कहाँ हो, तुम तो पत्थर की सिल हो। मैं सोच रहा हूँ फिर तलवार मेरी गर्दन पर गिरती क्यों नहीं। अब वो नहीं आएगी। न जाने मैंने पहले ये ख़त पढ़े थे या नहीं। वक्त गुजरता है तो अल्फाज के मानी भी बदल जाते हैं। सुबह होती है तो फूल खिलते हैं और शाम होती है, और ये शाम नहीं तो और क्या है। 20 साल बहुत होते हैं, 40 साल, ज़िंदगी के 40 साल यूं ही बीत गए। कुलसूम और वो औरत जिसका मैं नाम भी नहीं जानता कहाँ है। दरवाज़ा खुलता है, एक बिजली सी कौंती है और कमरे की रोशनी बुझ जाती है। फिर अंधेरे में चांदनी का गुबार उभरता है और मैं एक औरत के साये को देखता हूँ। मेरे हाथ से कागज़ छूट जाता है। साया मेरे पास आता है। मेरा दिल तड़प के मेरे होठों पर आ जाता है। बड़ा इंतज़ार कराया तुमने। साया और करीब आता है और तुमने, ये आवाज़ है, जलते हुए होंठ मेरी आंखों पर झुके आ रहे हैं। मैं निढाल होकर फर्श पर लेट जाता हूँ और वो परछाई भी मेरे सीने पर सर रख कर लेट जाती है। तुम्हारा ख़त मुझसे देखा न गया। 20 बरस सहारा ले गई मैं ये तूफ़ान। 20 बरस सिहार ले गई मैं ये तूफ़ान। अब झेला न गया सो मैं चली आई। तुम पहले क्यों ना आई, अब तो बहुत देर हो गई। मैं अपने जलते पपोटों पर उंगलियां फेरता हूँ जिन पर होठों और आंसुओं की नमी अब भी मौजूद है। आवाज़ मेरे गले में कांटे की तरह चुभती है। परछाई अपने होठ मेरे होठों पर रख देती है और मेरे होठों के सारे कांटे चुन लेती है। मेरा मुंह अपने आंसुओं से धो देती है। वक्त कोई चीज़ नहीं है मेरी जान, वक्त कोई चीज़ नहीं। मैं अब मिट रहा हूँ। फूल सुबह को खिलते हैं, सूरज शाम को डूबता है। देखो शाम हो चली, अंधेरा बढ़ रहा है। तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं। मैं तो कब से अपने झरोखे में बैठी रही, तुम्हारी आवाज़ का इंतज़ार करती रही। कभी बुलाते तो, पुकारते तो। और क्या मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं, पुकारा ही नहीं। रोया रोया पुकारा। तुम्हारी एक एक आहट पर, तुम्हारी एक एक झलक पर दिल मेरा शोले की तरह लपका, पर कुछ जलने जलाने को मिला ही नहीं। हाय तुम्हारी सूरत ने, तुम्हारी आंखों ने तुम्हारे दिल की चुगली खाई ही नहीं। मैं तो सर के बल आती और तुम्हारे कदमों में मेरी सांस रुक रही है, कनपटियों की रगें दुख रही हैं। कब कब की बातें याद आ रही हैं, कैसे कैसे ढके छुपे जख्म हरे हो रहे हैं। मैं किस तरह जिया कि दुनिया मुझे लाश समझती रही, मुझसे कतरा कर निकलती रही। तुम सिसकियाँ ले रही हो, मगर अब उन सिसकियों से क्या होगा। अब तो प्यास भी जाती रही। तुम्हारी आंखें कितनी हसीन हैं, तुम्हारे बाल महकते हैं, तुम्हारे होठों से कैसे फूल झड़ते हैं। और वो दिन कल की बात लगती है। तुम छत पर नहाकर टहल रही हो, तुम्हारे बाल भीगे हुए हैं, तुम्हारे बालों से धूप खेल रही है। मैं होटल में बैठा हुआ हूँ जहाँ दिन के वक्त भी अंधेरा है, धुआं है, मिर्च मसाले की बू है। जब कभी तुम सर झटक कर नीचे देखती हो तो लगता है कि होटल में भी रोशनी हो गई है। फिर वो दिन, तुम बेवगी के लिबास में घर आई हो, तुम्हारी माँ बयान कर रही हैं, तुम खामोश हो, कलाइयाँ चूड़ियों से खाली हैं, नाक से कील गायब है, बालों में जाने कब से कंघा नहीं हुआ, तुम्हारे होंठ अब भी दहक रहे हैं, सब बयान कर रहे हैं और तुम खामोश हो और चारों तरफ पिंजरे में बंद परिंदे की तरह देख रही हो। फिर वो दिन जब हमेशा के लिए यहाँ आ गई हो, हैरान और खौफजदा। मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं भी हैरान और खौफजदा हूँ। और फिर वो सुबह जब एक लाश सामने वाली खिड़की की सलाखों के पीछे लटक रही है, मैं रो रहा हूँ और तुम मुझे सवालिया नज़रों से देख रही हो। तुम कितनी दिल शिकस्ता, कितनी दुखी और जर्द नज़र आ रही हो। मैं तुम्हारे चेहरे को भूला नहीं हूँ और न तुम्हारी नज़र को। मेरी आंखें बंद हुई जा रही हैं और मेरी आंखों में एक औरत का नंगा जिस्म है। मैंने आज तक अपनी अंधेरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा पाक और दिलावेश चीज़ नहीं देखी। और तुम्हारी बाहें कितना खूबसूरत सहारा हैं, तुम्हारे लम्स में कितनी गर्मी और अपनापन है, जैसे ये मेरी अपनी बाहें हैं। रमज़ानी कहाँ है, ये उसी की आवाज़ है ना। बला से जान जाएगी तमाशा हम भी देखेंगे। लो देखो तमाशा, उसकी दाढ़ी हिल रही है, वो अपने घोड़े को प्यार कर रहा है और उसकी चुंधियाई हुई आंखों से मैले मैले आंसू बह रहे हैं और मैं तुम्हें भींच रहा हूँ। इस तरह तो मैंने किसी को बाजुओं में न लिया था, इस तरह तो किसी को
किसी की आगोश कभी वाह न हुई थी मेरे लिए। ये क्या हो रहा है? मैं गिर रहा हूँ अंधेरे की चट्टान पर और रोशनियों की लहरों में। ये जिद है और अचानक अंधेरा क्यों? लो वो चांद भी छुप गया जो खिड़की से झांक रहा था, और वो झील, लो वो भी दिखाई नहीं देती। और तुम्हारी बाहें कहाँ गईं? तुम्हारी जुल्फ़ें, तुम्हारे होंठ, सब कुछ पिघला क्यों जा रहा है? उनके बगैर अब मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा? क्या कहा? ज़िंदा रहने की ज़रूरत क्या है? मैं डूब रहा हूँ, अंधेरे में डूब रहा हूँ, कूड़ा करकट में, बदबू में, गुमनामी में, हसरतों में डूब रहा हूँ। वो भी ख्वाब जो देख रहा हूँ, वो भी ख्वाब है जो देखा ही नहीं। 7 मंजिला मकान लरज़ रहा है, मौत उसे आगोश में समेट कर ज़मीन में धंस रही है। मेरा दिल मेरी आंखों में लरज़ रहा है, और ये चिराग भी बुझा चाहता है। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ, तुम हंस रही हो, सारा मकान हंस रहा है। मैं और कुछ नहीं देख सकता। अंधेरे में फिर चांद निकल रहा है। हाय, चांद कितना हसीन है। ये चांद है फांसी के फंदे में या मेरी मौत। मैं खुद को पाने से पहले ही खुद को खो बैठा। आओ, एक बार, आखिरी बार मेरे ठंडे होठों पर अपने होठ रख दो, मेरे होठों पर, जिसकी लाश पर चूहे दौड़ रहे हैं, जिसकी उंगलियों को तेलचट्टे चाट रहे हैं, जिसके सिरहाने झींगर बोल रहे हैं, जिसे चांद हैरत से देख रहा है और डर कर झपटते हुए बादलों की तरफ भाग रहा है।